यह कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है। हेलो एवरीवन, ये एक न्यू स्टोरी है, तो अगर आपको ये पसंद आती है तो इस वीडियो पर 300 लाइक्स करवा देना और 300 लाइक्स कंप्लीट होते ही न्यू एपिसोड्स आ जाएंगे। एपिसोड 1। एक छोटा स्कूल। और इस स्कूल के एक कमरे में इस वक्त उस स्कूल का प्रिंसिपल बैठा हुआ था और सामने एक आदमी बैठा हुआ था जिसकी उम्र 25 साल के आसपास थी और वह दिखने से काफी रईस लग रहा था। उसके चेहरे पर चश्मा चढ़ा हुआ था जो कि नजर का था और वह अपनी उन गहरी काली आंखों से सामने प्रिंसिपल को देख रहा था, जिसने इस वक्त सफेद रंग का कुर्ता, नीचे पजामा और नेहरू जैकेट पहनी हुई थी। और वो प्रिंसिपल उम्रदराज था और उसकी आंखों पर भी नजर का चश्मा चढ़ा हुआ था। प्रिंसिपल साहब के हाथ में एक चेक था और उस चेक पर पूरे 25 लाख का अमाउंट था और उस अमाउंट को देखकर प्रिंसिपल साहब की आंखें चमक गई थी और वह बोले, धन्यवाद साहब, आपने तो हमारे स्कूल का नाम गर्व से ऊपर कर दिया। 25 लाख सिर्फ हमारे स्कूल को, ऐसा क्या खास दिख गया आपको हमारे इस छोटे स्कूल में? आज तक कोई इतना डोनेशन देने नहीं आया यहाँ पर, सब ज्यादा से ज्यादा 2 लाख तक का देकर गए हैं, लेकिन पहली बार कोई जब आए हैं जो मैं 25 लाख रुपए देकर गए हैं। सामने जो आदमी बैठा हुआ था वो और कोई नहीं बल्कि बिजनेस वर्ल्ड का एक नामी बिजनेसमैन था जिसका नाम था रुद्रम सिंघानिया, कहानी के नायक। और पूरे एशिया में रुद्रम का सिक्का चलता था। उसका बस चलता तो वह स्कूल में 25 लाख क्या 25 करोड़ देने के लिए भी तैयार था, लेकिन स्कूल भी छोटा था, गांव भी छोटा था और पढ़ने वाले भी कम थे। रुद्रम 25 साल का नौजवान, अभी तक शादी नहीं हुई है और हैंडसम इतना कि लड़कियां रुद्रम से शादी करने के लिए मेरी जाती है और रुद्रम के दादाजी एक सिंपल सी लड़की रुद्रम के लिए चाहते हैं और इसीलिए रुद्रम किसी भी लड़की के साथ कभी रिश्ते में नहीं आया। रुद्रम मुस्कुराया और अपने हाथ में पहनी हुई टाइटन की उस ब्रांडेड वॉच को घुमाते हुए बोला, यह तुम्हारे पेट को भरने के लिए नहीं है प्रिंसिपल, यह स्कूल में पढ़ने वाले छात्राओं के लिए है। यहाँ पर जितने भी लड़कियां हैं उन्हें अच्छे से अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। मैंने सुना है इस गांव में लड़कियां कपड़ा यूज करती है मासिक धर्म के दौरान। स्कूल के द्वारा हर महीने उन्हें एक एक पैकेट सैनिटरी नैपकिन का मिलेगा फ्री में और वह तुम प्रोवाइड करवाओगे प्रिंसिपल। और अगर मुझे ऐसा कुछ पता चला कि तुम इन पैसों को खुद खा रहे हो तो देख लेना। और उसके बाद एक टेढ़ी मुस्कुराहट रुद्रम ने प्रिंसिपल को पास की तो प्रिंसिपल हल्का सा काम गया और बोला, हो कौन तुम जो स्कूल की लड़कियों के बारे में इतना ज्यादा सोच रहे हो? रुद्रम सिंघानिया। रुद्रम ने बस इतना कहा और वो प्रिंसिपल काम गया और खड़ा हो गया और सल्यूट करने के अंदाज में अपना हाथ सर के पास लेकर गया और बोला, रुद्रम सिंघानिया, इस स्कूल के मालिक का पोता। अपने बारे में ये सुनकर रुद्रम जोर जोर से हंसने लगा और उसकी हंसी किसी डेविल से कम नहीं थी। और रुद्रम ने उसके बाद अपना नजर का चश्मा हटाया और घूर घूर कर प्रिंसिपल को देखते हुए बोला, हाँ प्रिंसिपल, रुद्रम सिंघानिया, इस स्कूल का मालिक। प्रिंसिपल ने डरते हुए कहा, जरूर साहब जरूर, लड़कियों को हर महीने ये सैनिटरी नैपकिन हम प्रोवाइड करवा देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। रुद्रम खड़ा हो गया और बोला, लेकिन ये 25 लाख सिर्फ इसीलिए नहीं है, ये स्कूल की मरम्मत करवाओ अच्छे से। सुनने में आया है कि 2 महीने पहले छत एक लड़के पर गिर गई थी, वो तो शुक्र मानो कि सिर्फ उसका पैर फ्रैक्चर हुआ था, मर भी सकता था। उसके बाद रुद्रम ने जोर से टेबल पर अपना हाथ मारा, लेकिन वो टेबल भी इतना कमजोर था कि उसके भी 2 टुकड़े हो गए, जिसे देखकर रुद्रम ने चू 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 किया और फिर प्रिंसिपल को देखते हुए बोला, तू तो अपना कमरा भी ठीक नहीं कर पाता प्रिंसिपल, कितना कंजूस मक्खी चूस है तू। अगर 1 महीने के अंदर अंदर स्कूल ठीक नहीं हुआ तो तुझे और तेरे परिवार को गांव से आउट करने में मुझे 1 मिनट का टाइम नहीं लगेगा, समझा? आज के आज कारीगरों को बुलाओ और स्कूल को ठीक करवाओ। और उसके बाद रुद्रम ने वापस अपना नजर का चश्मा चढ़ाए और अपने आदमियों के साथ वहां से निकल गया। वो स्कूल से बाहर आया ही था कि तभी उसका फोन बजने लगा और उसने फोन निकाल कर देखा तो उस पर दादाजी शो हो रहा था और उसने फोन को पिक कर लिया तो दूसरी तरफ से रुद्रम सिंघानिया के दादाजी अमरेंद्र सिंघानिया जी बोले, रुद्र, अगर स्कूल का काम हो जाए तो घर आने से पहले एक बार हवेली हो आना, देख लो एक बार हवेली कैसी है। और हाँ, केयरटेकर से मिलना जरूर और उसको उसके पैसे दे देना। और हाँ, उसने कहा था कि उसकी बेटी को उसे पढ़ाना है आगे, उसे शहर भेजना चाहता है क्योंकि उसकी बेटी को जरूरत जितनी एजुकेशन नहीं मिल रही है गांव में, इसीलिए उसे कुछ पैसे देना। वो हमारी पूरी हवेली का इतना ध्यान रखना है, उसकी बेटी को तो पढ़ा ही सकते हैं। रुद्रम बाहर आया और अपनी उसे महंगी करके अंदर बैठ गया और बोला, केयरटेकर का नाम क्या है दादाजी? मनोहर वर्मा, अमरेंद्र जी ने कहा। और फिर रुद्रम बोला, ठीक है, मैं पहले हवेली हो आता हूँ। रुद्रम की कर के पीछे 2 और कर थी, जिसमें रुद्रम के बॉडीगार्ड से जो हमेशा उसकी सेफ्टी के लिए उसके साथ रहते थे। रुद्रम ने ड्राइवर से कहा, हवेली ले चलो कार। ड्राइवर ने रिव्यू मिरर से देखकर रुद्रम को हाँ किया और फिर उसे कच्चे रास्ते पर कर को चलाने लगा और उस कर के पीछे रुद्रम के बॉडीगार्ड की कर भी चलने लगी।
लेकिन सिर्फ मुश्किल से आधा घंटा ही वो कर चली थी कि अचानक से कर के सामने वाले टायर से जोर की आवाज आई और कार एकदम रुक गई, जिस पर ड्राइवर तुरंत कर से उतरा और उसने देखा तो आगे के दोनों टायर पंचर हो चुके थे और वो पीछे रुद्रम से बोला, सर टायर पंचर हो गया है। रुद्रम ने ड्राइवर को देखा और बोला, तो ठीक करो। इस पर ड्राइवर डरते हुए बोला, सॉरी सर, लेकिन एक्स्ट्रा ट्यूब और टायर नहीं है, गैराज लेकर जाना पड़ेगा कर को। रुद्रम ने गहरी सांस ली और अपना सर उसने सीट से लगा लिया और पीछे ड्राइवर को जाने के लिए कहा और बोला, देखो कर बैक होती है क्या। पीछे रुद्रम के बॉडीगार्ड की कर आकर रुक गई थी, लेकिन कर की दोनों टायर बुरी तरीके से फट गए थे क्योंकि रास्ता काफी कच्चा था और कंकर इतने थे कि कर वहां पर अच्छे से नहीं चल पाए। ड्राइवर बोला, नहीं सर, यह कर यहां से अब हिल नहीं सकती है, गैराज वालों को ये कर खुद लेकर जानी पड़ेगी। रुद्रम को गुस्सा आ गया और वो बोला, तो कोई और रास्ता नहीं मिला था तुम्हें हवेली जाने का, यही रास्ता मिला था। ड्राइवर डर गया और बोला, लेकिन सर हमें यही रास्ता पता है और कोई रास्ता हमें नहीं पता, किसी गांव वाले से पूछना पड़ेगा। रुद्रम फ्रस्ट्रेशन में कर से उतर गया। वो जिस रास्ते से जा रहे थे उस पर मुश्किल से सिर्फ एक ही कर एक टाइम पर आगे क्रॉस कर सकती थी, दूसरी कर साइड से नहीं जा सकती थी। ज्यादा से ज्यादा कोई बाइक या साइकिल वाला ही आगे जा सकता था, लेकिन पीछे उसकी दोनों बॉडीगार्ड की कर भी आगे नहीं जा सकती थी और रुद्रम को हवेली जाना था अंधेरे होने से पहले और फिर उसे अपने मेंशन नहीं जाना था वापस मुंबई। ड्राइवर बोला, सर आप अपने बॉडीगार्ड के साथ चले जाए, मैं इसे ठीक करवाकर डायरेक्ट मेंशन आ जाऊंगा। रुद्रम गुस्से से बोला, अरे तुम तो आ जाओगे, लेकिन ये बॉडीगार्ड की कर भी तो आगे जानी चाहिए ना, ये कर तो फंस गई यहाँ पर। ड्राइवर ने अपना सर नीचे झुका लिया कि तभी रुद्रम को, ड्राइवर को और बाकी बॉडीगार्ड जो कि कार से रुद्रम के उतरने के बाद उतर गए थे, उन्हें साइकिल की ट्रेन की आवाज सुनाई दी और उन्होंने पीछे की तरफ मुड़कर देखा तो एक लड़की जिसने लंबी सी फूलों वाली स्कर्ट पहनी हुई थी और ऊपर ब्लाउज जैसा टॉप पहना हुआ था, जो कि ऐसा लग रहा था देखने में कि हाथों से ही सिला गया हो, और बालों की 2 लंबी चुट्टियां बनाई थी, वो साइकिल पर मुस्कुराते हुए आगे की तरफ बढ़ रही थी। अभी सिर्फ ऐसा लग रहा था कि कोई लड़की आ रही है। लड़की का चेहरा अभी क्लियर नहीं था, लेकिन जैसे जैसे वो लड़की अपनी साइकिल को लेकर आगे आ रही थी, उस लड़की का चेहरा क्लियर होते जा रहा था और रुद्रम कुछ पल के लिए उस 15-16 साल की लड़की के चेहरे पर जम सा गया। गोरा रंग, मुलायम त्वचा, गांव की लड़की थी तो जाहिर से बात थी कि कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट उसने अपनी बॉडी पर यूज नहीं किया था, लेकिन फिर भी उसकी बॉडी बिल्कुल शेप में थी, वह भी सिर्फ कच्ची उम्र में, और वह बहुत खूबसूरत लग रही थी और उसके चेहरे पर जो हंसी थी वो उसका बचपना जाहिर कर रही थी। रुद्रम ने ड्राइवर से कहा, इस लड़की को रोको और पूछो कि कोई और रास्ता है क्या हवेली जाने का। ड्राइवर ने अपना सर हाँ में हिलाया और उस लड़की के सामने अपना हाथ कर दिया, जिस पर उस लड़की ने अपनी साइकिल का ब्रेक लगाया और फिर ड्राइवर को देखने लगे और अपनी मीठी सी आवाज में बोली, क्या बात है काका, कुछ चाहिए आपको। ड्राइवर बोला, बेटी वो तुम ये जानती हो कि हवेली का रास्ता कौन सा है। वो लड़की हंसने लगी और उसकी हंसी काफी मीठी और म्यूजिक से भरी थी, जो कि रुद्रम सुन रहा था और उसे काफी अच्छा लग रहा था, और उसकी आवाज भी काफी मीठी और कोयल जैसी थी, जिसे सुनकर रुद्रम के चेहरे पर अपने आप ही एक मीठी सी मुस्कान आ गई और वह लड़की अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए बोली, अरे काका, जिस तरफ आपकी यह मोटर गाड़ी अपना चेहरा करे खड़ी है उसी तरफ है हवेली का रास्ता। ड्राइवर बोला, हाँ बेटी, हम जानते हैं कि इस रास्ते पर हवेली का रास्ता है, लेकिन वह क्या है ना कि हमारी यह गाड़ी यहाँ खराब हो गई है और इसे हमें गैराज लेकर जाना पड़ेगा, और यह जो पीछे की 2 गाड़ी है इस गाड़ी की वजह से आगे नहीं जा सकती, तो कोई और रास्ता है जिस पर यह पीछे की दोनों गाड़ियां हवेली तक जा सके, वो भी सांझ डालने से पहले पहले। उस लड़की ने कुछ पल के लिए रुद्रम की कार को देखा और पीछे बॉडीगार्ड की कार को देखा और फिर उसकी नजर बिल्कुल रुद्रम पर गई और उसकी गहरी काली आंखों में देखने लगी और बोली, आप हवेली के मालिक के पोते हैं ना। रुद्रम ने अपना सर हाँ मिला दिया और पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मैं हवेली के मालिक का पोता हूँ। वो लड़की मुस्कुराई और बोली, हमें क्या पूरे गांव को पता है कि आप हवेली के मालिक के पोते हैं, और हाँ, हवेली जाने के 2 और रास्ते हैं, एक है जो जंगल से होकर जाता है, लेकिन आप वहां आधी रात तक पहुंचेंगे क्योंकि बहुत बड़ा है और पहले से ही शाम होने को है। आप ना एक काम कीजिए, इसी रास्ते से पीछे जाइए और फिर दाएं लीजिए और फिर जो पहले केंद्र आएगा वहां से बाएं लीजिए और फिर आप वहां किसी से भी पूछ लीजिए कि हवेली जाने का रास्ता कहाँ है, वो आपको बता देंगे और वो रास्ता कच्चा भी नहीं है, आपकी गाड़ी वहां से आराम से चली जाएगी। शुक्रिया बेटा, ड्राइवर ने कहा और फिर रुद्रम बॉडीगार्ड की कार में जाने लगा कि तभी ड्राइवर ने पूछा, वैसे बेटा तुम्हें पता है कि यहाँ गांव में कोई गरज है क्या। गराज का मतलब उस लड़की को नहीं पता था तो बोली, माफ कीजिए काका, लेकिन ये क्या होता है हमें नहीं पता, कोई खास जगह है क्या। रुद्रम रुक गया और वो उसे लड़की की बातें सुनने लगा और ड्राइवर बोला, नहीं नहीं बेटा, कोई खास जगह नहीं है, ऐसी जगह ढूंढ रहा हूं जहां पर ऐसी गाड़ी ठीक होती है। उस लड़की की आंखें रुद्रम की उस बड़ी सी कार को देखकर बड़ी हो गई और बोली, इतनी बड़ी गाड़ी तो गांव में कोई ठीक करके नहीं देगा। गांव से बाहर 4-5 किलोमीटर दूर एक बड़ा सा दुकान है, वहां पर ठीक होती है ऐसी गाड़ियां, यहाँ पर तो छोटी मोटी साइकिल ही ठीक होती है और वह मोटर बाइक होती है ठीक, बस वो जो 2 पहिया वाली होती है वह, ये 4 पहियों वाली गाड़ी यहाँ ठीक नहीं होती है।
इसके लिए तो आपको बहुत दूर जाना पड़ेगा और आपको अपने इन छोटे से नन्हे से हाथों से इसे धक्का मारना पड़ेगा, आपके हाथ छील जाएंगे। मैं काम करती हूँ, गांव के कुछ आदमियों को लेकर आती हूँ, वो आपको इस गाड़ी को धक्का मारने में मदद करेंगे और वो इस गाड़ी को उस दुकान तक लेकर जाने में आपकी मदद करेंगे। रुद्रम अपने बॉडीगार्ड की कर के पास खड़े होकर उस लड़की की बात सुन रहा था और फिर वो चलकर आगे आया और बोला, लेकिन गांव के आदमी मेरी कर को धक्का मारने में क्यों तुम्हारी मदद करेंगे? वो लड़की फिर हंसी और बोली, अरे मैं बोलूंगी ना कि हवेली के मालिक के पोते आए हैं, उनकी 4 पहियों वाली गाड़ी फंस गई है तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाएगा आपकी मदद करने के लिए। आखिर आपको गांव वाले भगवान के समान मानते हैं तो क्यों आपकी मदद नहीं करेंगे? आप उनके लिए एक तरीके से भगवान है और भगवान की सहायता करने के लिए सब राजी हो जाते हैं। अब मैं छोटी सी नादान सी हूँ, मैं अपने हाथों से इसे धक्का नहीं मार पाऊंगी, मैं तो इसे 1 इंच भी नहीं हिला पाऊंगी, वरना मैं भी आपकी मदद कर देती। रुद्रम के चेहरे पर अचानक से ही मुस्कान आ गई उसे लड़की की बात सुनकर और वह बोल, क्या नाम है तुम्हारा? वो लड़की बहुत प्यार तरीके से मुस्कुराई और अपनी साइकिल से उतरी और रुद्रम के पास आई और बोली, मोह वर्मा, हवेली के देखभाल करने वाले मनोहर वर्मा की इकलौती बेटी और मैं अपने पिताजी से बहुत प्यार करती हूँ। रुद्रम ने बस अपना सर हिला दिया तो मोह वापस अपनी साइकिल के पास जाने लगी, लेकिन उसका पैर कच्चा रास्ता होने की वजह से पत्थर पर लग गया और वो गिरने को हुई। लेकिन रुद्रम ने आगे जाकर उस 16 साल की मोह को अपनी बाहों में संभल लिया और मोह के हाथ अपने आप रुद्रम के कंधे पर आ गए और रुद्रम के हाथ मोह के कमर पर रखे गए, जिससे एक अजीब सी हलचल मोह को अपने अंदर महसूस हुई। दोनों के चेहरे इस वक्त बेहद करीब थे, इतने करीब कि थोड़ा और करीब आते तो शायद दोनों के होंठ मिल जाते। और अब रुद्रम को मोह के चेहरे में वो बचपना नहीं बल्कि एक इंटेंसिटी और जवान लड़की की बदन में किसी आदमी के छुअन से जो एक सिरहन से पैदा होती है और वो जो भाव अपने चेहरे पर दिखती है, वैसे ही भाव और वैसे ही इंटेंसिटी रुद्रम को मोह के चेहरे पर नजर आ रही थी और वह भी अपनी टीम बड़ी आंखों से सिर्फ और सिर्फ रुद्रम की उन काली गहरी निगाहों में देख रही थी। एपिसोड 2। मोह रुद्रम की बाहों में थी और वह दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, तभी अचानक से आसमान में बादलों की गर्जना हुई और वह दोनों होश में आए और रुद्रम ने मोह को छोड़ दिया। मोह ने अपना सर झुकाकर खुद को पीछे कर लिया और साइकिल को पकड़ लिया और बोले, ठीक है काका, तो मैं जाती हूँ। और उसके बाद मोह अपनी साइकिल पर सवार हुए और वहां से आगे की तरफ चली गई और रुद्रम जाकर अपने बॉडीगार्ड की कार में बैठा और जो रास्ता मोह ने बताया था उस रास्ते पर बॉडीगार्ड ने कर को चलाया और जाकर फिर आगे चलकर गांव वालों से उन्होंने हवेली का रास्ता पूछा था, उन्होंने हवेली का रास्ता बता दिया। लगभग शाम के 7 बजे तक वो सब हवेली पहुंचे। रुद्रम कर से बाहर निकला और उस पुरानी हवेली को देखने लगा जो आज भी अच्छे से मेंटेन की हुई थी और वह ये सब इसीलिए हो रहा था क्योंकि अमरेंद्र सिंघानिया ने एक बहुत ही वफादार आदमी मनोहर वर्मा को इस हवेली की रखवाली के लिए रखा हुआ था और वह हर दिन आता था इस हवेली को देखने के लिए और सफाई करवाने के लिए, इसीलिए वहां पर कोई भी कूड़ा नहीं था और वहां पर धूल मिट्टी भी नहीं थी। रुद्रम आगे आया और जो सिक्योरिटी के लिए वहां खड़ा रहता था उसने हवेली का मेन दरवाजा खोल दिया और रुद्रम अंदर आया तो बहुत बड़ा बगीचा था। बगीचा कम वो मैदान लग रहा था जहां पर एक अच्छे से क्रिकेट की टीम खड़ी हो सकती थी और खेल सकती थी और बीच में रास्ता था और वह उस रास्ते से होते हुए अंदर गया और फिर 7 सीढ़ियां आए। सीढ़ियों को चढ़ने के बाद एक बड़ा सा गेट दोबारा आया और उस बड़े से गेट को भी रुद्रम ने खोल दिया और वह हवेली के अंदर दाखिल हुआ। हवेली काफी बड़ी थी और बीच में आंगन था और आंगन की ठीक ऊपर छत नहीं थी बल्कि खुला आसमान था। रुद्रम का फोन वापस बजने लगा तो उसने उसे उठाया तो देखा कि उसके दादाजी उसे कॉल कर रहे हैं और उसने फोन उठा लिया तो दूसरी तरफ से अमरेंद्र जी बोले, कहाँ हो रुद्र, तुम घर नहीं आ रहे? रुद्रम ने कहा, कैसे आऊं दादाजी, अभी तो हवेली पहुंचा हूं, अभी तो ये हवेली ठीक से देखनी है। अमरेंद्र जी ने कहा, तो तुम एक काम करो रुद्र कि तुम वहीं ठहर जाना आज रात, मैं मनोहर से बोल देता हूं कि वो तुम्हारे लिए आज रात का खाना वहीं भिजवा दे, तुम कल सुबह वापस आ जाना क्योंकि तुम्हें आते आते आधी रात हो जाएगी। रुद्रम ने कहा, लेकिन यहाँ कमरा? अमरेंद्र जी ने कहा, 3रे माले पर कोई भी कमरा तुम ले लेना। रुद्रम ने हाँ किया और फिर फोन को काट दिया और फिर वो अपने आदमियों के साथ 3रे माले पर गया और उसने पहले जो कमरा था उसे ही खोल दिया और उसके आदमी बाहर ही खड़े रहे। कमरा बहुत अच्छे से सजाया हुआ था और हर चीज अच्छे से थी, कमरे में भी कोई धूल मिट्टी नहीं थी क्योंकि पूरे हवेली की साफ सफाई हर दिन होती थी, वो भी 2-3 घंटे लगाकर अच्छे से। हर हफ्ते बेडशीट चेंज की जाती थी और महीने में एक बार पूरी हवेली की सैनिटेशन भी होती थी। इसके सारे पैसे अमरेंद्र जी मनोहर के बैंक अकाउंट में डलवाते थे और मनोहर उन पैसों से हवेली को ठीक करवाता था। रुद्रम बेड पर आया और उसने अपने हाथों से घड़ी निकालकर टेबल पर रख दिया और फिर बेड पर अपने पैरों को ऊपर किया और फिर उसने खुद को बिल्कुल स्ट्रेट किया और कुछ देर तक महादेव का नाम जपते रहा। वो अपने मन में ही काउंटिंग कर रहा था और ओम नमः शिवाय जप रहा था और जब 108 बार ओम नमः शिवाय हो गया वो उठा और कमरे से बाहर निकाला और अपने आदमी से बोले, मनोहर वर्मा को बोलो कि मेरे लिए यहाँ पर रात का खाना मंगवा दे। रुद्रम कहने के बाद वापस अपने कमरे में आ गया और उसके आदमी ने हाँ में अपना सर हिलाया और ग्राउंड फ्लोर पर आया और ग्राउंड फ्लोर में जो लैंडलाइन था उससे उसने मनोहर को कॉल किया और दूसरी तरफ से मनोहर ने कहा कि वो जल्द ही रुद्रम के लिए गर्म गर्म खाना लेकर आ जाएगा। मनोहर ने अपने घर में आवाज लगाई, मोह मोह जल्दी से खाना लगाओ बेटा, मेहमान के लिए खाना लेकर जाना है।
मोह एक कमरे से बाहर आई जिसमें गेट नहीं लगा था बल्कि पर्दा लगा हुआ था और बोली, मेहमान, कहाँ है मेहमान पिताजी? मनोहर ने कहा, हवेली खाना लेकर जाना है, बड़े साहब के पोते आए हैं, वो आज रात यहीं रुकने वाले हैं। मोह को याद आया कि आज वो उनसे मिली थी और बोली, ठीक है पिताजी, मैं जल्दी से डब्बे में खाना जमा देती हूँ, आप लेकर चले जाइए। उसके बाद मोह रसोई घर में आई और उसने एक स्टील का डब्बा उठाया और उसमें गरम गरम खाना रखा और डब्बे को पॉलीथीन में पैक किया और फिर उसे लेकर मनोहर के पास आई और बोली, ये लीजिए पिताजी। मनोहर ने पॉलीथीन ली हवेली के लिए निकल गया। मोह अपने कमरे में आई और उसने अपना हाथ का सिला हुआ वो ब्लाउज उतार दिया और फिर अपनी उस स्कर्ट को भी निकाल दिया और फिर अपने कमरे में बने छोटे से वो लकड़ी के बाथरूम में गई और उसमें उसने लकड़ी का एक छोटा सा बाथटब अभी बनाया हुआ था जिसमें पहले से पानी था और उसमें जाकर बैठ गई और इस पानी से खुद को साफ करने लगी। गांव था इसीलिए मोह को इनर्स के बारे में नहीं पता था, वो डायरेक्ट कपड़े पहनती थी। कुछ पल उस पानी में रही और उसके बाद वो बाहर आई और एक बड़े से कपड़े को निकाला और उसे अपने शरीर को साफ किया और अपने बालों में उसे लपेट दिया। बाकी वो बिल्कुल अभी नेका ही थी और उसने उस लकड़ी वाले बाथटब को हल्का सा एक जगह से खोल दिया जिसमें उसने गोल रास्ता बनाया हुआ था और उसमें से सारा पानी बह गया और बाथरूम में नाली बनी हुई थी, उसमें वो सारा पानी चला गया और बाहर की तरफ चला गया और उसके बाद वो वैसे ही बाहर आई और जो कपड़े उसने पहने हुए थे उन्हें कपड़ों को उसने वापस पहन लिया और बेड पर आकर बैठ गई और वो बेड लकड़ी का बना हुआ था और उस पर बहुत सारी रुई का बनाया हुआ गद्दा था। वो उस पर लेट गए और अपनी आंखों को बंद करने लगी, लेकिन तभी उसकी आंखों में रुद्रम का चेहरा घूमने लगा और उसने अपनी आंखें खोली और कहा, बड़े साहब के पोते हमारे क्या लगेंगे? और उसके बाद उसने चुटकी बजाई और कहा, हाँ वो हमारे बाबू साहब लगेंगे, पोते हैं तो बाबू और साहब है तो साहब बोलोगी, इसीलिए वो हुए आज से हमारे बाबू साहब और कल बाबा को मैं बोलेगी कि मैं उनके साथ कल हवेली जाऊंगी, बहुत दिन हो गए हवेली नहीं गई, थोड़ी सी पौधों की रखवाली भी कर लूंगी और अपने हाथों से खाना बनाकर मैं बाबू साहब के लिए लेकर जाऊंगी। और उसके बाद मोह वापस लेट गई और अपनी आंखों को बंद कर लिया। कुछ साल पहले जो कोरोना वायरस आया था उसमें मोह की मां मर गई थी और सारी जिम्मेदारी मोह के ऊपर आ गई थी जब वो सिर्फ 12 साल की थी। सुबह का वक्त, घर में घड़ी नहीं थी बल्कि मुर्गे की बंक से पता चलता था कि सुबह का कौन सा पहर चल रहा है और उसी से मोह की आंख खुल जाया करती थी और वो लगभग सुबह 5 बजे के आसपास उठती थी। और फिर उसने एक लकड़ी की अलमारी खोली और उसमें एक यूनिफॉर्म थी स्कूल की, उसे निकाला और बाथरूम में चली गई और कुछ देर बाद वो उसे पहनकर बाहर आई और अपने बालों की चुट्टियां बनाई और रिबन से उन्हें बांध दिया और रसोई घर में जाकर उसने जल्दी से आलू की सब्जी, पूरी और रायता बनाया। मनोहर घर के अंदर आया और बोला, मैं खेत से हो आया मोह, नाश्ता बन गया क्या? मोह रसोई घर से बोली, हाँ पिताजी बन गया। और उसके बाद वो रुद्रम के लिए बनाया गया नाश्ता अलग से रखकर बाहर आई और बोली, पिताजी आपसे एक दरखास्त कर सकती हूँ क्या? मनोहर चारपाई पर बैठ गए और बोला, हाँ बोलो। मोह मनोहर के पास आई और उसके पास घुटने पर बैठे हुए बोली, क्या हमें आज आपके साथ हवेली चल सकती हूँ? और उसके बाद आस भरी नजरों से मोह मनोहर को देख रही थी तो मनोहर ने कहा, और तुम्हारा स्कूल? मोह ने कहा, आज मैं छुट्टी कर लेती हूँ ना पिताजी, प्लीज मान जाए। मनोहर ने हाँ कर दिया और कहा, ठीक है जाओ कपड़े बदल लो। मोह खुश हो गई और उसके बाद वो अंदर गई और कपड़े बदल दिए और उसने पीले रंग का ब्लाउज वाला हाथ से शीला गया टॉप पहना और नीचे उसने लंबी सी रेड कलर की फ्लोरल प्रिंट स्कर्ट पहनी, वह भी हाथ से बनाई हुई थी, और साथ में दुपट्टा ले लिया और अपने बालों की दोनों चुट्टियां खोल दी और उसकी अब उसने एक चुटिया बना ली। दोनों ने नाश्ता किया और फिर रुद्रम का नाश्ता लेकर वो दोनों साइकिल पर बैठे और हवेली के लिए निकल गए। साइकिल मनोहर चल रहा था और आगे मोह बैठी हुई थी अपने पैरों को एक तरफ किए हुए, और लगभग आधे घंटे बाद वो दोनों हवेली के बाहर पहुंचे। मनोहर ने साइकिल को लगाया और मोह उस हवेली को किसी चमक भरी नजरों से अपने हाथ में खाने के डब्बे को लिए खड़ी थी और फिर मनोहर ने उसकी कंधे पर हाथ रखा और कहा, चल। मोह ने हमें अपना सर हिलाया और फिर उसने अपना कदम अंदर रख दिया, लेकिन जैसे ही उसने अपना कम अंदर रखा उस अजीब सी घबराहट से महसूस हुई। उसे ऐसा लगा कि उसका कोई रिश्ता है इस हवेली से, लेकिन उसने इस ख्याल को अपने दिमाग से झटक दिया और फिर अंदर आ गई। अंदर जगह जगह रुद्र के बॉडीगार्ड जो कि पहरा दे रहे थे और अभी तक रुद्रम सो रहा था। मनोहर आगे आया और एक बॉडीगार्ड के पास हाथ जोड़कर बोला, क्या छोटे साहब उठ गए? बॉडीगार्ड ने नामे अपना सर हिलाया तो मोह ने कहा, क्या मैं उन्हें उठा सकती हूँ? मनोहर ने कहा, नहीं बेटा उन्हें सोने दो, अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो। मोह ने कहा, अगर गुस्सा आएगा तो मुझे डांट देंगे, मैं जाकर उन्हें उठा देती हूँ, नहीं तो यह नाश्ता ठंडा हो जाएगा और इसे गर्म करने के लिए वापस घर जाना पड़ेगा और यहाँ पर रसोई में फिलहाल कुछ भी नहीं होगा गर्म करने के लिए। मनोहर कुछ पल सोचता रहा और फिर उसने मोह को बोल दिया कि वह जाकर रुद्रम को उठा दे, और फिर वो बॉडीगार्ड से पूछता है कि बाबू साहब का कमरा कहाँ है। बॉडीगार्ड मोह को लेकर उस कमरे के तक गया, लेकिन वह अंदर नहीं गया, जो देखकर मोह को अजीब लगा। लेकिन वो कमरे के अंदर गई और उसने रुद्रम को देखा जो कि शर्टलेस बेड पर उल्टा सो रहा था, और उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया क्योंकि उसे रुद्रम को वैसे देखने की बिल्कुल कल्पना नहीं की थी, और वह अपनी आंखें बंद की हुई अपने कदम आगे बढ़ा रही थी। और उसके बाद उसने अपने हाथों को अनायासी इधर उधर लगाया और उसके कंधे को पकड़ लिया और उसे हिलाते हुए बोली, बाबू साहब उठ जाए, बाबू साहब।
रुद्रम की कच्ची नींद होती थी, वो जल्दी उठ जाया करता था, इसीलिए हल्की सी आवाज पर उसकी नींद खुल गई और वो उठा। उसने मोह को देखा तो हैरान हो गया और बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मोह ने अपने आप को बिल्कुल पलट दिया क्योंकि वो रुद्रम के उन एब्स को नहीं देख पा रही थी। उसे कुछ कुछ सेंसुअल फीलिंग हो रहा था उसके उन 6 पैक्स एब्स को देखते हुए, और उसने अपने दुपट्टे में अपनी उंगली को फंसाया और बोली, वह मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आई थी और अभी आपको उठाने आई हूँ। रुद्रम ने कहा, ठीक है, पहले मेरे लिए चाय लेकर आओ। मोह को नहीं पता था कि वो चाय कहाँ से लेकर आई क्योंकि उसे यहाँ की रसोई के बारे में कुछ नहीं पता था, और वह डरते हुए बोली, बाबू साहब, पर मैं चाय कैसे लेकर आऊं, यहाँ का रसोई घर। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाते, रुद्रम ने कहा, मैंने पिछली रात ठीक करवा दिया था, वहां पर सारा सामान है, जाओ मेरे लिए चाय लेकर आओ। मोह ने अपना सर हिलाया और जल्दी से वो ग्राउंड फ्लोर पर आई और रसोई घर में गई तो देखा कि सारा सामान व्यवस्थित था, और वो रेफ्रिजरेटर के पास गए और उसमें से उसने दूध का पैकेट निकाला और उसे उसने भिगोने में उड़ेल दिया और फिर उसे गैस पर चढ़ाया और चाय बनाने लगी। उसने 2 कप चाय बनाई थी, एक रुद्रम के लिए और एक अपने पिताजी के लिए। वो पहले अपने पिताजी के लिए चाय का कप लेकर गई और फिर उसके बाद मोह ने रुद्रम की चाय की कप उठाई और उसे लेकर 3rd फ्लोर पर गई और रूम में गई तो देखा कि रुद्रम कमरे में नहीं था। इसीलिए उसने चाय को टेबल पर रखा और बालकनी की तरफ आई तो वहां पर रुद्रम बालकनी में खड़ा था और बाहर की तरफ देख रहा था, और वह बोली, मैं चाय ले आई हूं, आप इसे पी लीजिए और नहा लीजिए, मैं थोड़ी देर में खाना गर्म करके लेकर आती हूं। रुद्रम ने हाँ में बस अपना सर हिलाया, कुछ बोला नहीं और मोह वहां से चली गई। मोह वापस रसोई घर में आई और रुद्रम का नाश्ता उसने गैस पर रखकर गर्म किया, और वहां ऊपर रुद्रम वॉशरूम में गया और उसने शावर को ऑन किया और अच्छे से नहाया और अपने कमर पर तौलिया लपेटकर बाहर आया, जिस पर पानी उसके बदन से टपक रहा था, लेकिन उसे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, और वह वापस वैसे ही नेकर बालकनी में आया और बाहर की तरफ देखने लगा क्योंकि गांव का मौसम होता है इतना सुहावना और खुशनुमा है कि हर किसी को प्यार हो जाए, और यहाँ पर हवा में एक खुशबू थी, ना कि शहर की हवाओं की तरह पॉल्यूशन। इसीलिए रुद्रम को बाहर खड़े रहने में अच्छा लग रहा था, और मोह खाना गर्म करके थाली में सजाकर उसे ट्रे में रखती है और फिर उस ट्रे को रुद्रम के कमरे में ले जाती है और फिर उसे बेड पर रख देती है, और उसे बाथरूम खुला हुआ नजर आता है, जिसका मतलब था कि रुद्रम नहा चुका है, और वह वापस बालकनी की तरफ जाती है, लेकिन जो पानी रुद्र की बॉडी से टपका था उस पर मोह का पैर फिसल जाता है और वह नीचे गिर जाती है धड़ाम से, और उसकी कमर पर लग जाता है और उसके मुंह से चीख निकलती है, जिस पर रुद्रम पलटा है, और जब उसने मोह को गिरे हुए देखा तो वो तुरंत उसके पास आया और उससे बोला, क्या हुआ, गिरी कैसे? मोह अपनी कमर को सहला रही थी और अपनी आंखों को बंद किए हुए थे। गिर गई, किसी ने पानी गिराया था। रुद्रम ने अपने सर पर हाथ फेरा क्योंकि यह पानी उसी की वजह से ही गिरा था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, मेरा हाथ पकड़े और खड़ी हो जाओ। मोह ने अपनी आंखें खोली और जैसे ही उसने रुद्रम को बिना कपड़ों के देखा तो उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया और चेहरा दूसरी तरफ करते हुए बोली, छी छी, क्या है ये सब, कपड़े तो पहन लीजिए। एपिसोड 3। मोह कैसे बोलने पर रुद्रम ने पहले खुद को देखा और कहा, तौलिया लपेट रखा है मैंने। मोह ने अभी भी अपनी आंखें नहीं खोली और बोला, हाँ लेकिन ये गंदी हरकत है। रुद्रम ने गहरी सांस चली और कहा, अपनी आंखें खोलो और मेरा हाथ पकड़ो। मोह में ना मैं अपना सर हिला दिया, जिस पर रुद्रम ने कहा, ए लड़की, मैं तुझे कब से कह रहा हूं कि मेरा हाथ पकड़ ले और उठ जा। इस बार रुद्रम ने गुस्सा किया था, इसीलिए मोह को अपनी आंखें खोलने पड़ी थी, लेकिन वो कोशिश कर रही थी कि वो रुद्रम को ना देखे, और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और रुद्रम ने उसे अपनी तरफ खींचा, जिस पर वो सीधा उसके सीने से जा लगे, और फिर वो अपना सर उठाकर रुद्रम को देखने लगे तो रुद्रम ने उसे आजाद कर दिया और बोला, यह मेरे कमरे में क्या करने आई थी? मोह रुद्रम से बोली, आपके लिए नाश्ता लेकर आई थी बाबू साहब। रुद्रम ने कहा, दे दिया ना मुझे नाश्ता, अब जाओ यहाँ से। मोह ने अपना सर हिलाया और बोली, माफ कीजिए बाबू साहब, और उसके बाद वह अपना कदम रखने को हुई कि उसके मुंह से चीख निकल गए और वो गिरने को हुई, लेकिन रुद्रम ने उसकी कलाई पकड़ ली और मोह ने दर्द में अपनी आंखों को बंद किया हुआ था, और रुद्रम ने सर नीचे झुकाकर देखा तो मोह का पर मुड़ा हुआ था। उसे मोच आ गई थी, इसीलिए रुद्रम आगे आया और उसने मोह को अपनी गोद में उठा लिया, जिस पर मोह की सांस बिल्कुल अटक गई और उसने अपने आप को रुद्रम की बाहों से छुड़ाने की पूरी कोशिश करी, लेकिन रुद्रम ने उसे नहीं छोड़ा और उसे बेड पर आकर बिठा दिया। मोह को बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था, लेकिन वो कुछ बोली नहीं, और रुद्रम वॉशरूम में गया और अगले 5 मिनट में कपड़े पहनकर बाहर आया और फिर बोला, स्प्रे स्प्रे कहाँ है? मोह को स्प्रे का मतलब नहीं पता था, इसलिए वो बोली, स्प्रे, यह क्या होता है? रुद्रम मोह को देखने लगा और बोला, स्प्रे नहीं होता, स्प्रे होता है। मोह बोली, हाँ वही, यह क्या होता है? रुद्रम ने इस पर अपना थूक घटक लिया और बोला, कुछ नहीं। तुम्हें पता है कि गांव में मोच ठीक करने की कोई दवाई है या नहीं? मोह ने अपना सरना मिला दिया और कहा, ऐसी तो कोई दवा नहीं है गांव में। हाँ, पर वो जो एक छोटा सा अस्पताल बनाया ना, वहां पर जो वो सफेद कोट वाला आदमी बैठता है, वो पैर को मोड़ देता है अगर मौच आती है तो। रुद्रम खुद से बोला, पैर मोड़ना ना पड़े इसलिए तो इससे स्प्रे मान रहा था, लगता है मुझे मोड़ना ना पड़ेगा पैर।
और उसके बाद रुद्रम ने अपने दोनों हाथों में मोह का पैर ले लिया तो मोह अपने पैर को पीछे लेते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं बाबू साहब, मेरा पैर मत छुए, आप हमें पाप लगवा देंगे। लेकिन रुद्रम ने मोह का पैर नहीं छोड़ा और उसे एकदम से मोड़ दिया। इस पर मोह के मुंह से चीख निकल गई और उसकी आंखों के किनारे से आंसू भी। मोह सिसकने लगी और अपनी नाक को सिकुड़ने लगे और अपने पैर को देखा जो कि सीधा हो चुका था और दर्द भी जा चुका था, लेकिन पैर मुड़ने का जो दर्द था वो अभी भी उसे अपने अंदर महसूस हो रहा था। मोह बेड से उतर गई और चलने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो चल नहीं पा रही थी। उसका पैर अचानक से सुन पड़ गया था, इसीलिए दोबारा रुद्रम ने गहरी सांस लेकर उसे अपनी बाहों में उठा लिया और मोह दोबारा झपटने लगी और रुद्रम की बाहों से दूर होने की कोशिश करने लगी। तो रुद्रम में गुस्से से उसे अपनी लाल आंख दिखा दी और मोह बिल्कुल शांत हो गई और वही रुद्रम मोह को लेकर नीचे आ गया और उसे एक जगह बैठा दिया और मनोहर मोह को ऐसे देखकर बिल्कुल हैरान हो गया और बोला, क्या हुआ तुझे छोटे साहब, तुझे ऐसे क्यों लेकर आए, कुछ किया क्या तूने? मोह ने इस पर अपना सर नीचे झुका लिया तो रुद्रम बोला, कुछ नहीं किया आपकी बेटी ने। और उसके बाद रुद्रम ने और कोई जवाब देना जरूरी नहीं समझा और वापस अपने कमरे में चला गया। एक खूबसूरत लड़की जिसकी खूबसूरती देखकर हर इंसान बोले कि यह आसमान से उतरी हुई किसी परी की तरह है, उसके साथ होता है अन्याय और वह घर छोड़कर भाग जाती है, पर अभी भी उसका दर्द कम करना भगवान को मंजूर नहीं था और फिर से एक बार बदलती है उसकी जिंदगी और उसकी शादी हो जाती है एक ऐसे माफिया से जो करता है पूरे एशिया में राज। और अब होती है उसके जिंदगी की असली शुरुआत, कैसे बेरहम माफिया देता है उसे दर्द और फिर ऐसा क्या हो जाता है कि वह पागल हो जाता है, उसके प्यार में उसकी मासूमियत से नहीं बच पाता है उसका दिल और वह करने लगता है उसे बेनतहा मोहब्बत मासूमियत से भरी चांद की कहानी जो कर देती है एक डेविल माफिया को भी अपना दीवाना। इस स्टोरी को पूरा सुने आप भी हो जाएंगे चांद के दीवाने। चैनल को सब्सक्राइब कर सर्च करें माफिया क्यूट गर्ल, माफिया क्यूट गर्ल। मनोहर मोह के पास आया और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, साइकिल ले और जा घर पर वापस, हवेली आने की जिद मत करना। मोह ने अपना सर हाँ में हिला दिया और जल्दी से वहां से चली गई क्योंकि उसे हवेली में रहकर बहुत अजीब सा लग रहा था। रुद्रम कमरे में आया और उसने जल्दी से नाश्ता किया और उसे नाश्ता सच में बहुत अच्छा लगा था। उसने नाश्ता बनाने वाले की मन में ही तारीफ की और फिर अपना ब्लेजर पहन और कमरे से बाहर निकल गया। मनोहर गार्डन में था और काम करवा रहा था। रुद्रम ने यह देखा कि मनोहर किस तरीके से काम करवा रहा है और उसके बाद कर में बैठा और वहां से अपने घर जाने के लिए निकल गया। लगभग 2.5 घंटे के सफर के बाद कर एक बड़े से मैंशन के बाहर आकर रुकी। रुद्रम कार से बाहर उतर और फिर मैंशन के अंदर चला गया तो देखा कि डाइनिंग टेबल पर इस वक्त सब मौजूद थे। रुद्रम के दादा अमरेंद्र सिंघानिया, रुद्रम की दादी कविता सिंघानिया, रुद्रम के पिता अजय सिंघानिया, रुद्रम की मां मानसी सिंघानिया, रुद्रम की बहन ज्योति सिंघानिया, रुद्रम का चचेरा भाई अमर सिंघानिया। मानसी ने जब रुद्रम को वहां आते हुए देखा तो उसने कहा, रुद्र आजा नाश्ता कर ले। रुद्रम सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाते हुए बोला, नहीं मैं करके आया हूं नाश्ता, आप सब खा लीजिए, मुझे ऑफिस जाना है। मानसी सबको देखते हुए बोली, ये कहाँ का नाश्ता करके आया है, ये होटल का और बाहर का खाना तो नहीं खाता। अमरेंद्र जी पहला निवाला अपने मुंह में लेते हुए बोले, मनोहर की बेटी, उसने खिलाया होगा नाश्ता। अजय इस पर बोला, पापा मैंने बोला था ना कि रात का खाना भी हम यहाँ से भिजवा देंगे, लेकिन आपने मना कर दिया। मैं रात के खाने के लिए मान गया था लेकिन सुबह का नाश्ता भी अपने गांव से ही करवाया। उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी, ना वहां पर साफ पानी है ना ही वहां पर सही से कोई सामान है, ना वो तारीख देखते हैं कि सामान सड़ गया है गल गया है या सही है, बस जब तक है तब तक उसे इस्तेमाल करते हैं गांव के लोग। अमरेंद्र जी बोले, हाँ वही खाना जिसे खाकर मैं बड़ा हुआ हूँ, अब तक तो मुझे भी सड़ गल के मर जाना चाहिए था। मतलब भूलो मत अजय, तुम उसी गांव में पैदा हुए हो, वह हवेली हमारी है, सिर्फ तुम्हारे बिजनेस के लिए हम शहर आए हैं, नहीं तो आज तक हम उस हवेली में होते और जो बात तुम कह रहे हो वो बात कभी ना कहते और अब तक हम उस गांव को इतना ज्यादा आगे बढ़ते थे कि वो तरक्की की एक सीमा के पास होता। अजय कुछ नहीं बोला और वह अपना नाश्ता करने लगा और वही रुद्रम अपने कमरे में आया और वापस बाथरूम में नहाने चला गया। रुद्रम नहाकर बाहर आया और फिर अपने कपड़े बदले और उसने फोन चेक किया तो 3 मीटिंग ऑलरेडी शेड्यूल हो चुकी थी, इसीलिए उसने ओके किया और फिर फोन लेकर वापस नीचे आया और बोला, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, कोई भी काम हो तो फोन मत करना, मैं नहीं उठाने वाला क्योंकि मीटिंग है आज मेरी बैक टू बैक। मानसी ने रुद्रम के जाते ही बोला, पता नहीं पिताजी, आपने अब तक इसकी शादी क्यों नहीं करवाई, क्यों नहीं करवा रहे आप इसकी शादी? जितना ज्यादा बदतमीज, रूड और एरोगेंट हो गया है कि आगे चलकर कोई लड़की इसके साथ शादी नहीं करेगी। अमरेंद्र जी ने अपने दोनों हाथों को बांध और अपने चेहरे को उसके ऊपर रखते हुए सामने की तरफ देखते हुए बोला, जरूर करेगी, कोई ना कोई लड़की होगी जो हमारे रुद्रम से शादी भी करेगी और इस द डेविल को सुधार भी देगी। कुछ समय बाद RS कॉर्पोरेशन के सबसे ऊपर टॉप फ्लोर पर केबिन में इस वक्त रुद्रम बैठा हुआ था और वह सामने 2 आदमियों को घूर घूर कर देख रहा था और वह दोनों आदमी डरे हुए एक दूसरे को देख रहे थे और कभी रुद्रम को देख रहे थे और रुद्रम ने अपने पॉकेट से कुछ निकला और सामने रख दिया और वह दोनों और भी ज्यादा डरने लगे और उनके चेहरे से पसीना छूटने लगा क्योंकि रुद्रम ने अपनी पॉकेट से गन निकली थी। रुद्रम अपना हाथ उस गन पर रखकर अपनी उंगलियों को उस पर बजने लगा और उन्हें बिना देखे बोला, बहुत दिन हो गए,
मैं अपने घोड़े को चला नहीं रहा, सोच रहा हूं कि तुम पर इस्तेमाल कर दूं क्या। और बोलते बोलते रुद्रम ने उन दोनों को देखा तो दोनों ने ना में अपना सर हिला दिया और कहा, माफ कर दीजिए सर, लेकिन इस बार काम पक्का हो जाएगा। रुद्रम ने गन को उठाया और उसे लोड कर दिया और पहले वाले आदमी की तरफ पॉइंट किया और कहा, अगर नहीं हुआ तो। वह आदमी अपना हाथ जोड़ा और नीचे झुकते हुए बोला, हो जाएगा सिंघानिया साहब, हो जाएगा। रुद्रम ने गन पॉइंट की दिशा बदल दी और खिड़की की तरफ करे और अपनी गन को चला दिया और वो बुलेट जो गन से निकली थी वो खिड़की से लगा तो गई, लेकिन वही जमीन पर गिर गई और हल्का सा ब्लास्ट हुआ क्योंकि खिड़की बुलेट प्रूफ थी, इसीलिए उसे पर कोई भी असर नहीं हुआ था, बल्कि उस बुलेट की सारी शक्ति खिड़की ने एब्जॉर्ब कर ली थी और वो फुसकी होकर वहीं नीचे गिर गया था और हल्का सा ब्लास्ट हुआ था, लेकिन उसकी वो हल्की ब्लास्ट की आवाज भी उन दोनों आदमियों को डराने के लिए काफी थी। रुद्रम खड़ा हुआ और उस नीचे झुके हुए आदमी की तरफ आया और बोला, ये थोड़ा झुकना मुझे समझ नहीं आता, अगर झुकना है तो तरीके से झुक और मेरे पैर पड़कर बोल कि आज रात तक काम हो जाएगा, माल की डिलीवरी हो जाएगी, और अगर आज रात से पहले सामान भारत से बाहर नहीं गया तो तू भी और तेरे बच्चे और तेरी बीवी भी सीधा नरक में। और उसके बाद रुद्रम ने उसके सर पर गन को रख दिया तो वह आदमी बिल्कुल रुद्रम के कदमों में आ गया और अपना माथा उसके कदमों में रगड़ते हुए बोला, वादा करता हूं हम दोनों आज रात पूरी होने से पहले सारा सामान भारत से बाहर पहुंचा देंगे। रुद्रम इस पर जोर जोर से हंसने लगा और फिर अपना एक पैर उठाकर उस आदमी के चेहरे पर मारा, जिस पर वो दूसरी तरफ जाकर गिरा और फिर वापस अपनी जगह पर आकर बैठा और अपनी गन को एक तरफ रख दिया और बोला, और हाँ, मेरे बाप को और मेरे दादा को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें पता चल गया तो तुम उसी वक्त नरक में। उन दोनों ने हाँ में अपना सर हिला दिया और वो पहला आदमी खड़ा हो गया और दोनों ने अपना हाथ आगे करके जोड़ा हुआ था और रुद्र को देख रहे थे, और रुद्रम ने एक फाइल उठा ली थी और उसे पलट कर देखने लगा था और वह दोनों आदमी नहीं गए तो रुद्रम ने कहा, पेड़े बढ़ रहे हैं यहाँ पर। उन दोनों ने ना मैं अपना सर हिलाया और जल्दी से केबिन से निकलकर, और केबिन का दरवाजा अपने आप आगे पीछे होते हुए बंद हो गया और दरवाजे के बाहर लिखा हुआ था, रुद्रम सिंघानिया द डेविल। रुद्रम वापस अपने काम में लग गया, लेकिन उसका सारा का सारा ध्यान गांव की तरफ जा रहा था और उसे पहली मुलाकात जो मोह के साथ हुई थी वह याद आ रही थी और बोला, गांव की बच्ची में इतना इंटरेस्ट मुझे क्यों आ रहा है, जानना पड़ेगा रुद्रम सिंघानिया, एक बार गांव दोबारा जाना पड़ेगा। शाम का समय, राधे राधे गांव। वैसे तो शाम के 4:30 के आसपास का टाइम था, लेकिन आसमान बिल्कुल काला हो चुका था क्योंकि बारिश आने की संभावना पूरी थी और इसीलिए हर कोई अपने घर में बंद हो गया था, क्योंकि मौसम देखकर ही लग रहा था कि तूफानी बारिश आएगी और अगर कोई घर से बाहर निकला तो वह फंस जाएगा। और इसी गांव के एक कच्चे रास्ते पर एक बड़ी सी कर चल रही थी और उस कर में बैठा हुआ था रुद्रम। रुद्रम को तूफान से बहुत लगाव था, इसीलिए वो तूफानी मौसम में भी ऑफिस से निकल तो गया था, लेकिन अपने घर जाने की जगह वो गांव की तरफ आ गया था। और ड्राइवर को हैरानी हुई थी जब रुद्रम ने बैठते ही कहा था कि उसे गांव जाना है, क्योंकि रुद्रम बचपन से ही गांव के नाम से चीरता था और साल में सिर्फ एक बार अपने दादाजी की जिद पर आता था, और इस बार उसकी मुलाकात मोह से हो गई थी, जिससे शायद रुद्रम को मोह हो गया था। बारिश हो गई थी और रुद्रम ने घड़ी में टाइम देखा तो 5 बजे रहे थे कि तभी उसे एक साइकिल नजर आए और उस साइकिल पर एक लड़की नजर आई और रुद्रम को समझ आ गया था कि यह लड़की और कोई नहीं बल्कि मोह थी। और उसे समझ नहीं आया कि इतनी तूफानी मौसम में इतनी तेज बारिश में मोह साइकिल लेकर बाहर कर क्या रही है, और उसने ड्राइवर से कहा कि उस लड़की का पीछा करे, और ड्राइवर ने कर को मोह जहां जा रही थी उस रास्ते पर घुमा दिया। लेकिन वही हुआ कर के साथ जो पिछले दिन हुआ था, आगे कच्चा रास्ता होने की वजह से वो वापस रुक गई थी और रुद्रम को गुस्सा आ गया, लेकिन उसे मोह का पीछा करना था, इसलिए वो कार से मोह के लिए उस तूफानी बारिश में उतर गया और ड्राइवर उसे रोकना रहा, लेकिन वो रुका नहीं और रुद्रम ने कहा, लेकर जाओ इस कर को। आज कर के टायर बिल्कुल ठीक थे, बल्कि ड्राइवर ने जानबूझकर कर को रोक दिया था ताकि कर के साथ दोबारा वही घटना ना हो जाए जो पिछले दिन हुई थी। ड्राइवर के पास रुद्रम की बात मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वह रुद्रम का गुस्सा और उसका गुस्से में उठाया हुआ कदम अच्छे से जानता था। अगर कोई रुद्रम को बार बार उसकी बात के लिए मना करे तो रुद्रम जान लेने पर आ जाता था। रुद्रम ने अपने कदम मोह की तरफ बढ़ा दिए जो कि रुक गई थी और अपने हाथों को फैलाकर बारिश को एंजॉय कर रही थी, और वह उसके पास आया और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, यह क्या हरकत है, इतनी तेज बारिश में यहाँ क्या कर रही हो। मोह हल्का सा घबरा गई ऐसे अचानक से किसी के उसे छूने से, और जब पलटी तो उसने गहरी सांस ली और बोली, बाबू साहब आप। और उसके बाद उसे कुछ याद आया और उसे देखते हुए बोली, इतनी तेज बारिश में आप यहाँ क्या कर रहे हैं बाबू साहब, आपको तो हवेली होना चाहिए था इस वक्त। रुद्रम बोला, तुम मेरी छोड़ो अपनी बताओ, तुम तो छोटी सी बच्ची हो ना, इतनी तेज बारिश में क्या कर रही हो, बीमार होना है। मोह इस पर मुस्कुराई और अपना चेहरा ऊपर की तरफ करके बारिश को अपने चेहरे पर गिरने दिया और फिर वापस अपना चेहरा सामने रुद्रम की ओर करते हुए बोली, मुझे बारिश बहुत पसंद है और बारिश में नाचना गाना झूमना मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैं घर से भाग गई सिर्फ बारिश में नहाने के लिए। पता है घर जाऊंगी तो पिताजी मुझे बहुत डांटेंगे, लेकिन मैं उनकी डांट खा लूंगी, लेकिन मैं इस बारिश को नहीं छोड़ूंगी। और उसके बाद वो रुद्रम से बोली, लेकिन आप शहर वाले हैं, आपको शायद बारिश नहीं अच्छी लगती होगी, आप जाकर अपनी उस 4 पहियों वाली गाड़ी। लेकिन बोलते बोलते वो रुक गई जब उसे कहीं भी रुद्रम की वो बड़ी सी कार नजर नहीं आए और बोली, आप इतनी दूर पैदल आए हैं,
आपकी वह गाड़ी कहाँ है? आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। और उसके बाद मोह ने रुद्रम का हाथ पकड़ा और उसे एक तरफ ले जाते हुए बोली, चलिए मेरे साथ। और रुद्रम का हाथ पकड़ते हुए मोह एक तरफ ले जाती रही और रुद्रम की नजर बस अपने हाथ पर थी, जिसे मोह के नन्हे और छोटे हाथों ने पकड़ा हुआ था। एपिसोड 4। मोह ने रुद्रम का हाथ पकड़ा हुआ था और वह उसे एक जगह लेकर जा रही थी और रुद्रम की पूरी नजर सिर्फ अपने हाथ पर थी, जिसे मोह ने थाम रखा था। इस वक्त रुद्रम और मोह जहां थे ये खेत का रास्ता था और यहाँ पर किसी का घर नहीं था, बस एक का दुक्का पुरानी झोपड़ी थी। और एक झोपड़ी के अंदर मोह रुद्रम को लेकर गई और उसे वहां रहने को बोला और कहा, जब तक ये बारिश थोड़ी शांत नहीं हो जाती आप यहाँ पर आराम कर सकते हैं। अगर आप ऐसी बारिश में बाहर भीगेंगे तो आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। मोह में अभी भी रुद्रम का हाथ पकड़ा हुआ था और मोह को इस बात का एहसास नहीं था, लेकिन रुद्रम को पूरा एहसास था और वह मोह को देखते हुए बोला, तुम भी तो बाहर बारिश में भीग रही थी और तुम्हें बारिश पसंद है, पर तबीयत तो तुम्हारी भी बिगड़ सकती थी। मोह इस पर मुस्कुराई और बोली, हाँ मालूम है, लेकिन मेरी तबीयत नहीं बिगड़ेगी क्योंकि मैं बारिश को जीती हूँ। आप शहरी लोगों की तरह मैं बारिश को गालियां नहीं देती, इसीलिए बारिश मुझे कभी बीमार नहीं कर सकती और अब आप मुझे बारिश में जाने से रोक भी नहीं सकते। और उसके बाद मोह ने रुद्रम का हाथ छोड़ और झोपड़ी से बाहर निकल गए और रुद्रम बस उसे रोकता रहा, लेकिन मोह नहीं रुकी और बारिश में बाहर आ गई और अपने हाथों को फैला लिया, चेहरे को ऊपर कर लिया और गोल गोल घूमने लगे और बारिश की बूंदे को अपने बदन पर महसूस करने लगी। रुद्रम झोपड़ी के गेट के पास आया, लेकिन वह बाहर नहीं आया और वही गेट से टिक गया, लेकिन वह झोपड़ी काफी कमजोर थी, इसलिए उसने अपना सारा वजन झोपड़ी पर नहीं डाला और अपने हाथ को बांधकर बाहर मोह को देखने लगा, जो कि बारिश को एंजॉय करते हुए गोल गोल घूम रही थी। कि तभी उसने मोह के मुंह से सुना, दिल ये बेचैन वे रस्ते पे नैन वे। और इसी के साथ मोह ने अपनी स्कर्ट को पकड़ा और हल्का सा एक तरफ से उतरा और अपने पैरों में पहनी पायलों को बजने लगे और इधर उधर थिरकने लगी और अपने पैरों से सेमी शकल बनाने लगे और अपने हाथों से भी सेमी शकल बनाकर एक एंगल बनाकर डांस करने लगे। रुद्रम वहां खड़े होकर मोह को देख रहा था और मोह अपने में मगन होकर बस बारिश को एंजॉय करते हुए डांस कर रही थी और गा रही थी। और उसने तभी अपने हाथों को आगे किया, उन्हें जोड़ा और अपने हाथों में पानी की बूंद को टपकती हुए देखते हुए आगे बोली। और साथ ही मोह ने अपने हाथों को ऊपर की तरफ झटका और वह सारा पानी एक साथ मोह के चेहरे पर आ गया और उसके चेहरे की मुस्कान और भी ज्यादा गहरी हो गई। और अब मोह डांस करने के साथ साथ उस खेत में कूद भी रही थी, जिस पर गीली मिट्टी उसके कपड़ों को खराब कर रही थी, लेकिन मोह को कोई से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वह वहीं लेट गए और एक हाथ से नीचे जो गीली मिट्टी और घास थी उसे तोड़ने लगी और दूसरे हाथ से उसने अपने चेहरे को छुपा लिया। और उसके बाद वही घास पर वह उल्टी हो गई और अपने दोनों हाथों से उसने जितनी घास वह तोड़ सकती थी उसे थोड़ा और अपने ऊपर गिरते हुए आगे बोली। और उसके बाद वापस खड़ी हो गई और वापस डांस करने लगी और जितनी भी मिट्टी उसके कपड़ों पर लग गई थी वो सारे की सारी मिट्टी वापस उसके कपड़ों से सड़क पर नीचे गिर रही थी, बारिश के पानी की वजह से, क्योंकि बारिश थी इतनी तेज। लेकिन मोह को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो अपने में मस्त थी। गाना खत्म करके मोह रुकी और अपने हाथ को फैला लिया और अपना चेहरा ऊपर कर लिया और बारिश को वो वहीं खड़ी होकर और गहरी गहरी सांस से लेकर अपने बदन पर महसूस करने लगी। कि तभी एक जोर का हवा का झोंका, जिस पर जो दुपट्टा मोह ने अपने ऊपर ले रखा था वो दुपट्टा उड़कर कहीं गायब हो गया और रुद्रम ने उस दुपट्टे को उड़ते हुए भी देख लिया था और अब उसे पता लग गया था कि अब ज्यादा देर मोह रुकी तो उसकी तबीयत पक्का खराब हो जाएगी, इसीलिए वो उस तेज बारिश में बाहर आ गया और उसने मोह का हाथ पकड़ लिया, जिस पर मोह की तंद्रा टूटी और उसने रुद्रम को देखा और फिर अपने उस हाथ को देखा जिसे रुद्रम ने पकड़ा हुआ था। और फिर रुद्रम बोला, बहुत हो गया, चलो अब। और वह उसे लेकर जाने लगा तो मोह ने अपना हाथ रुद्रम के हाथ से छुड़ाते हुए कहा, छोड़िए ना बाबू साहब, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन रुद्रम ने काफी कसकर मोह का हाथ पकड़ा हुआ था और वह उसे उस झोपड़ी के अंदर ले जाते हुए बोला, बहुत देख लिया मैंने कि तुम्हें कितना मजा आ रहा है और कितना नहीं, बहुत मजा कर लिया, अब अंदर चलो शांति से, और जब तक बारिश नहीं रुक जाती तब तक ना मैं यहाँ से जाऊंगा और ना ही तुम यहाँ से जाओगी। और रुद्रम इसी तरीके से मोह को जबरदस्ती झोपड़ी के अंदर ले गया और इतनी तेज बारिश में एक आदमी अपनी साइकिल से गांव के अंदर जा रहा था कि तभी उसने मोह को एक आदमी के साथ देखा और वह खुद से बोला, ये तो मनोहर वर्मा की बेटी है और यह आदमी कौन है और ये लड़की इसके साथ और ये इसे जबरदस्ती झोपड़ी में क्यों लेकर जा रहा है, कुछ तो पक्का गड़बड़ है, गांव वालों को इकट्ठा करना पड़ेगा। और इतनी तेज बारिश में भी वो गांव वाला अपनी साइकिल को तेजी से लेकर गांव के अंदर गया और गांव वालों को इकट्ठा किया और एक आदमी उस बारिश में भी उस आदमी की सुनकर बाहर आया और बोला, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या रघुवीर, इतनी तेज बारिश में गांव वालों को बाहर क्यों इकट्ठा कर रहा है। बाकी सारे आदमी भी अपने अपने घर के खिड़की के पास आ गए थे और वह आदमी अपनी साइकिल को वहीं छोड़ते हुए बोला, अरे बदचलन निकली वो लड़की, बदचलन, बिल्कुल चरित्रहीन। वह आदमी हैरान हो गया और बोला, कौन लड़की? रघुवीर बोला, अरे मनोहर वर्मा की बेटी मोह वर्मा, वो 16 साल की लड़की चरित्रहीन निकली, शहर से कोई आदमी आया है, शायद उसके साथ खेत में जो झोपड़ी है वहां पर वो सब कर रही है। हर कोई हैरान हो गया और इसी के साथ बारिश धीरे धीरे शांत होने लगी और सारे गांव वाले भी बाहर आए और मनोहर भी आया और बोला, अरे क्या हुआ रघुवीर, और तुम सब ने मोह को देखा क्या? मुझे दिख नहीं रही है, मुझे लगा अपनी दोस्त के घर गई होगी, लेकिन वह अपने दोस्त के घर भी नहीं है।
सारे गांव वाले धीरे धीरे बाहर आने लगे और मनोहर को अजीब नजरों से देखने लगे कि तभी एक औरत बोली, ये देखो चरित्रहीन लड़की का बाप। मनोहर को समझ नहीं आया तो उसने उसे कहा, आपके कहने का मतलब क्या है भाभी जी? वो औरत इस पर बोली, वाह जी, लड़की बाहर के शहर के लड़कों के साथ न जाने क्या क्या गुल खिला रही है और बाप अनजान। ये लड़की तो सच में मरने लायक काम कर रही है। मनोहर को गुस्सा आ गया और वो बोला, मेरी मुंह के बारे में एक शब्द मत निकलिएगा। वो औरत इस पर बोली, अच्छा, और जो आपकी बेटी पूरे गांव की नाक कटवा रही है उसका क्या? मनोहर इस पर बोला, क्या मतलब है आपका? रघुवीर इस पर बोला, अभी पता चल जाएगा, चलो सब उस तरफ। और उसके बाद रघुवीर हर किसी को उस तरफ लेकर जाने लगा और यहाँ और झोपड़ी के अंदर मोह ने अपनी आंखों पर अपना हाथ रखा हुआ था क्योंकि अंदर आते ही रुद्रम ने अपनी शर्ट को खोलकर एक तरफ फेंक दिया था क्योंकि वो बिल्कुल गीली हो गई थी और रुद्रम को इरिटेशन हो रही थी गीली शर्ट पहनने पर। रुद्रम पलटा और जब उसने मोह को अपनी आंखों को ऐसे ढका हुआ देखा और बोला, क्या हुआ, आंखों को बंद क्यों किया है? पानी गया है क्या आंखों में? मोह में अपना हाथ नहीं हटाया और ना में अपना सर हिला दिया तो रुद्रम बोला, तो आंखें क्यों बंद की हुई है, अंधी हो गई हो? मोह ने वापस अपना सरना में हिला दिया और बोला, अपने अपने कपड़े क्यों उतारे? रुद्रम ने इसका सीधा सा जवाब दिया, क्योंकि वो गीले हो गए थे। मोह कुछ नहीं बोली और उसने अपने आंखों से हाथ भी नहीं हटाया। रुद्रम उसके पास आया और उसका हाथ उसके चेहरे से हटा दिया तो मोह ने कसकर अपनी आंखों को बंद कर लिया और रुद्रम बोला, अपनी आंखें खोलो। मोह पलट गई और ना में अपना सर हिलाया तो रुद्रम ने उसे वापस अपनी तरफ किया और बोला, मैं वार्निंग दे रहा हूं तुम्हें, अपनी आंखों को खोलो। मोह को वार्निंग का मतलब नहीं पता था, इसीलिए उसने अभी भी ना में अपना सर हिला दिया तो रुद्रम बोला, तुम्हें मेरी चेतावनी मंजूर नहीं है मतलब? मोह ने तुरंत अपनी आंखों को खोला और रुद्रम के चेहरे को देखते हुए बोली, चेतावनी? कैसे चेतावनी? आपने कब दी मुझे चेतावनी? आपने मुझे कोई चेतावनी नहीं दी। रुद्रम बोला, मैंने तुम्हें जस्ट अभी थोड़ी देर पहले वार्निंग मतलब चेतावनी दी है। मोह उसे डरते हुए देखते रहे और रुद्रम बोला, अपनी आंखों को खुला रखना समझी। मोह ने अपना सर हाँ में हिला दिया और वो कर भी कह सकते थे। मोह डरते हुए बोली, मैं आंखें खुली रखेगी, लेकिन आप मुझे और मेरे पिताजी को गांव से मत निकालना। रुद्रम को समझ नहीं आया लेकिन उसने मोह की गलतफहमी को ठीक भी नहीं किया और बोला, हाँ, अपनी आंखें खुली रखना और अगर बंद की तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पिताजी को इस वक्त गांव से निकाल दूंगा हमेशा हमेशा के लिए। उसके बाद रुद्रम पलटा और मोह की नजर रुद्रम की पीठ पर गए जिस पर खरोच का निशान था। शायद जब वो मोह को डांस करते हुए देख रहा था तो झोपड़ी पर ही लगा कोई तिनका उसे चुभ गया था जिसने रुद्रम की पीठ पर घाव कर दिया था और वो बोली, यह आपकी पीठ पर घाव? रुद्रम पलटा और मोह ने कहा, आपकी पीठ पर घाव है। रुद्रम अपना चेहरा पीछे की तरफ करते हुए अपना घाव देखने की कोशिश कर रहा था लेकिन ना ही उसका हाथ अपने घाव तक जा रहा था और ना ही वो अपने घाव को देख रहा था, इसलिए उसने मोह को देखते हुए कहा, कहाँ है घाव, छू कर बताओ। मोह ने अपना सर हाँ में हिलाया और वह रुद्रम के पीछे गई और उसके घाव पर हल्के से हाथ लगाया तो रुद्रम और मोह दोनों की बॉडी में कट सा दौड़ गया। एक अलग सी सिरहन दोनों की बॉडी में पैदा हुई। रुद्रम तुरंत पलट गया लेकिन उसका पैर मोह के पैर में ऐड गया और वह मोह को लेकर नीचे जमीन पर गिर गया। वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे और एक दूसरे के दिल की धड़कन ही आसानी से महसूस कर सकते थे और सुन सकते थे। दोनों की निगाहें एक दूसरे की निगाहों से टकरा चुकी थी और दोनों के शरीर पूरी तरीके से एक दूसरे के शरीर से मिल चुके थे। एपिसोड 5। रुद्रम मोह को लेकर नीचे गिर गया था और वो उसके ऊपर था और दोनों एक दूसरे के दिल की धड़कन है काफी आसानी से सुन सकते थे और दोनों की नजरें एक दूसरे की नजरें से मिली हुई थी। रुद्र की आंखें जो मुंह की आंखों में थी वह धीरे धीरे सड़क पर नीचे की तरफ जा रही थी और मुंह की उन पतले और गुलाबी होठों पर जाकर टिक गई और यहाँ गांव वाले झोपड़ी के बाहर तक आ चुके थे और रघुवीर ने मनोहर से कहा, जाकर खुद देख ले मनोहर, तेरी बेटी अंदर क्या गुल खिला रही है। रास्ते पर सभी गांव वालों ने मनोहर को और उसकी बेटी को बहुत कुछ सुनाया था जिसे सुनकर मनोहर का दिमाग बिल्कुल फिर गया था और सच में उनकी बातों की वजह से ही वो मोह पर शक करने लगा था। मनोहर आगे बढ़ा और गांव वाले उसके पीछे और उसने वो जो पर्दा आधा फटा हुआ था झोपड़ी के बाहर उसे हटा दिया और अंदर देखा तो वह नीचे थी और रुद्रम बिल्कुल उसके ऊपर था और उन दोनों के चेहरे आपस में मिले हुए थे और रुद्रम की शर्ट एक जगह पड़ी हुई थी और मोह का दुपट्टा भी वहां नहीं था। सारे गांव वाले उस नजारे को देख रहे थे लेकिन किसी ने एक शब्द नहीं बोला क्योंकि मनोहर को आगे आकर बोलना था और वह आगे आया और उसने तुरंत मोह का हाथ पकड़ लिया जिस पर उन दोनों की तंद्रा टूट गई और मोह ने मनोहर को देखा और मोह की आंखें बिल्कुल हैरानी से बड़ी होकर और खींचकर मनोहर ने मोह को खड़ा किया। पिताजी। मोह के मुंह से बस इतना ही निकला कि मनोहर ने एक चोर का थप्पड़ मोह के गाल पर जड़ दिया और मोह का चेहरा एक तरफ हो गया और उसका हाथ अपने चेहरे पर आ गया और रुद्रम भी खड़ा हो गया और वह हैरानी से मनोहर को और मोह को देख रहा था। बस एक थप्पड़ और मोह की आंखों से निकलते वो आंसू जो अब थमने का नाम नहीं ले रहे थे और रुद्रम ने आगे आकर कहा, ये सब क्या है, थप्पड़ क्यों मारा इसे। मनोहर ने अपनी लाल आंखों से रुद्रम को देखा और उसे हाथ दिखाते हुए कहा, बस बहुत हो गया छोटे साहब,
आपको हम कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप हमारी बेटी के साथ कुछ भी करेंगे। और उसके बाद मनोहर ने मोह को सीधा किया और दूसरे गाल पर भी थप्पड़ दिया और मोह सीधा नीचे जाकर गिरी। और उसके बाद मनोहर नीचे बैठा और मोह के बालों को खींचकर उसे खड़ा किया और बोला, तेरा दिमाग खराब हो गया है, क्या कर रही थी तू यहाँ छोटे साहब के साथ? मोह रो रही थी और उसने सुबकते हुए मनोहर को देखा और कहा, मैंने क्या किया पिताजी, आपने मुझे क्यों मारा? मनोहर ने दोबारा उसकी बात पर हाथ उठा दिया, लेकिन इस बार मनोहर का हाथ हवा में ही रह गया क्योंकि रुद्रम ने आगे जाकर मनोहर का हाथ पकड़ लिया था और उसका हाथ साइड में झटका और बोला, एक बाप होकर बेटी के ऊपर हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आ रही है? मनोहर इस पर रुद्रम को देखा है और कहता है, आप चुप रहिए छोटे साहब, मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि आप चुप रहिए। आपको नहीं पता, लेकिन आपकी वजह से मेरी बेटी की जिंदगी आज खत्म होने वाली है। इसे मारूं ना तो और क्या करूं? इसे मना किया था कि इतनी बारिश में घर से बाहर मत निकलना, लेकिन फिर भी निकली और यहाँ आकर आपके साथ ये सब। आप यहाँ से चले जाइए छोटे साहब, क्योंकि यह लोग आपको कुछ नहीं कहेंगे, जो करना है इन्हें यह मेरी बेटी के साथ करेंगे। रुद्रम को समझ नहीं आया तो उससे सवाल किया, क्या करेंगे? और बाहर बारिश में सिर्फ मस्ती करने ही तो आई थी ना आपकी बेटी, इसके लिए ये गांव वाले इसको सजा देंगे? क्यों देंगे? ये इसकी मर्जी है, इसकी लाइफ है, ये जैसे जीना चाहेगी वो वैसे जिएगी। मनोहर इस पर कुछ बोलना, गांव वाले बोले, बस बहुत हो गया मनोहर, जो बातें करनी है बाद में करना, पहले अपनी बेटी हमें सौंप दो। मनोहर पलट गया और अपने हाथ जोड़ते हुए बोला, छोड़ दो उसे, इससे गलती हो गई, मैं माफी मांगता हूँ। मैं तुम सबके कदमों में अपना माथा रख दूंगा, तुम्हारी तलवे चाट लूंगा, लेकिन मेरी बेटी को मत मारना। गांव का सरपंच इस पर आगे आया और अपनी लाठी को बजाते हुए बोला, मनोहर, तेरी बेटी ने गलती की है तो सजा उसे मिलेगी। आज से पहले भी जितनी भी लड़कियों ने या लड़कों ने ऐसी गलती की है उन्हें सजा मिली है, और तेरी बेटी कोई नई नहीं है। इसे भी हर एक चीज अच्छे से पता है, और यह गांव की है और गांव की प्रथा हर एक पर लागू होती है, हर किसी के लिए बदली नहीं जाएगी। हम जानते हैं कि तुम बड़े साहब के खास आदमी हो, लेकिन ये रीत बड़े साहब के खुद की चलाई हुई है और हम बड़े साहब की रीत के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकते। तेरी बेटी ने गलती की है तो सजा भी मिलेगी। आज तेरी बेटी सरेआम नीलाम होगी और फिर मरेगी। मोह सरपंच की बात सुनकर डर गए और वो मनोहर के पास आते हुए बोली, ये सब क्या बोल रहे हैं पिताजी? मैंने क्या किया? मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझे क्यों मरने की बात हो रही है? मैंने कुछ नहीं किया, सच में कुछ नहीं किया। मनोहर बहुत अच्छे से जानता था कि वो कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन सजा तो मोह को मिलेगी ही मिलेगी, और यही हुआ। औरतें आगे आई और उन्होंने मोह की दोनों बाजुओं को पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए बाहर की तरफ ले जाने लगी, और मोह पीछे पलटकर मनोहर को बोल रही थी कि उसे कोई सजा नहीं चाहिए, उसने कोई गलती नहीं करी है। यही रुद्रम बस खड़ा हुआ था और सोच रहा था कि आखिर मोह ने गलती क्या कर दी जो सिर्फ गांव वाले सजा देने पर आ गए, और वह भी मौत की सजा। और मनोहर गांव वालों के साथ नहीं गया क्योंकि वह अपनी बेटी को मरते हुए और उसकी इज्जत को नीलाम होते हुए नहीं देख सकता था। लेकिन मनोहर को जाना तो था ही, इसीलिए वो जाने लगा, लेकिन रुद्रम ने मनोहर का हाथ पकड़ लिया और उसके आगे आया और बोला, क्या सजा मिलने वाली है? क्या किया मोह ने? क्यों मार रहे हो उसे? मुझे गांव की रीत जाननी है। मनोहर ने रुद्रम को देखा और कहा, क्या कर लेंगे रीत जानकर? क्या मेरी बेटी मरने से बच जाएगी? नहीं बचेगी, ये गांव वाले उसे नहीं छोड़ेंगे। रुद्रम को गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसे अपने सवाल का जवाब पहले ही बार में चाहिए था, लेकिन उसे जवाब नहीं मिला तो उसने गुस्से से कहा, मुझे फालतू का इमोशनल ड्रामा नहीं पसंद, मैंने जो सवाल किया है उसका जवाब दो। क्या है रीत गांव की? क्या रीत बनाई है दादाजी ने? मनोहर बोला, आप और मोह ने संबंध बनाया है, वह भी शादी से पहले, तो बस उसी की सजा मिलेगी अब मेरी बेटी को। पहले सारी मर्द तो मेरी बेटी के सारे कपड़े उसके बदन से अलग कर देंगे और फिर उसका सर गंजा कर देंगे, और सारी औरतें उसके चेहरे को काला कर देंगे कोयले से, और उसके हाथ और पैर को बांधकर उसे नग्न हुए गांव में घुमाया जाएगा, और फिर उसे बीच चौराहे पर एक जगह खड़ा कर दिया जाएगा और उस पर पत्थर फेंके जाएंगे, और अंत में मेरी बेटी को जिंदा जला दिया जाएगा। यही रीत बनाई थी आपके दादाजी ने सालों पहले, और आज तक ये रीत चलती आई है। जितनी भी लड़कियों ने ऐसी शादी से पहले अपने प्रेमी के साथ संबंध बनाने की कोशिश की है, उसे और उसके प्रेमी को इसी तरीके से साथ में मरा गया है, और कहा गया है कि नरक में जाएंगे, और नरक में भी तुम दोनों का प्रेम को भी पूरा नहीं होगा। बस पहली बार होगा कि सिर्फ मेरी बेटी मरेगी, क्योंकि उसके साथ संबंध बनाने वाले खुद बड़े साहब के पोते हैं। गांव वाले आपको कुछ नहीं करेंगे, आपको जाने देंगे, पर मेरी बेटी, उसे जाने नहीं देंगे, उसे मार देंगे। और उसके बाद मनोहर की आंखों से आंसू निकलने लगे और वह वहीं जमीन पर लुढ़क पर बैठ गया और रुद्रम के पैर पकड़ते हुए बोला, अब आप यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाइए छोटे साहब, कभी मत आइएगा। रुद्रम ये हैरान था ये सुनकर कि उसके दादाजी ने ऐसा भी कुछ रूल बनाया है गांव के लिए, और उसने मनोहर को खड़ा किया और कहा, जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं तो किस बात की सजा मिलेगी उसे? मनोहर अपनी फूटी किस्मत पर हंसते हुए बोला, जानता हूं कि आपके और मेरी बेटी के बीच कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये गांव वाले मेरी नहीं सुनेंगे, ये अपनी मर्जी करके रहेंगे। मुझसे मेरी बेटी को आज मुझसे छीन लेंगे। 4 साल पहले जो वायरस आया था उसने मुझसे मेरी पत्नी छीन ली, और आज मुझसे मेरी बेटी। अपनी बेटी के मरने के बाद मैं भी आत्महत्या कर दूंगा, क्योंकि मैं जीना नहीं चाहता।
मनोहर की बात सुनकर बहुत रंग गुस्से से बोला, ये बकवास रीत मेरे दादाजी ने चलाई थी, लेकिन ये बकवास रीत अब मैं बंद करूंगा। जब लड़की ने कोई गलती की नहीं तो उसे सजा भी नहीं मिलेगी। रुद्रम को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके इतने खुले मिजाज के दादाजी गांव के लिए ऐसा अजीब और जानलेवा रूल बना सकते हैं, और उसे इस बात का जवाब अपने दादाजी से चाहिए था। लेकिन फिलहाल उसे मोह की जान बचाने थी, क्योंकि गांव वाले मोह को बाहर लेकर जा चुके थे। रुद्रम अपनी बात कहने के बाद तुरंत उस झोपड़ी से बाहर निकला तो उसने देखा कि मोह बीच में खड़ी थी और सारे गांव वाले शकल बनाकर उसे देख रहे थे और गुस्से से उसे जाली कोटी सुन रहे थे। और मोह रो रही थी क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे पर चरित्रहीन होने का दाग लग रहा था। औरतों वहीं खड़ी रही और आदमियों ने अपने कदम मोह की तरफ बढ़ा दिया और मोह ने अपने आप को अपनी बाहों में ले लिया और डरी डरी आंखों से उन आदमियों को देखने लगी जो उसकी तरफ कदम बढ़ा रहे थे। और एक आदमी ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके कंधे पर रखा और उसके ब्लाउज पर अपनी पकड़ मजबूत करे और बस उसे खींचने को हो गया, लेकिन वो खींच न सका क्योंकि पीछे से मजबूती से रुद्रम ने उसका हाथ पकड़ लिया था। रुद्रम ने उस आदमी को पीछे धक्का दिया और फिर उसके पेट पर मुक्का मारा, जिस पर वह आदमी दूसरी तरफ जाकर गिरा और बोला, कोई भी लड़की को हाथ नहीं लगाएगा। वो आदमी खड़ा हुआ और कहा, छोटे साहब आप रास्ते से हट जाए, आज इस लड़की की मौत निश्चित है। रुद्रम ने अपने हाथों को अपने दूसरे हाथों से एक बार मिलाया और फिर उस आदमी को देखते हुए बोला, बस एक बार इसको हाथ लगाओ, मैं तेरा हाथ तेरे बदन से अलग कर दूंगा। एक औरत बोली, छोटे साहब आपका इस लड़की से कोई रिश्ता नहीं है, बस आपके दादाजी के खास आदमी की बेटी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मानती हूँ आपसे गलती हो गई है, लेकिन आप शहर जाइए और अपनी नई जिंदगी शुरू कीजिए, ये लड़की हमें दे दीजिए। रुद्रम अब बिल्कुल उस औरत की तरफ पलट गया और बोला, माफ करो लेकिन मेरे लिए बहुत बुरी आदत है, मैं मरते हुए नहीं देखा कि बच्चा है, बुढ़ा है, औरत है या मर्द है। औरत भी अगर गलत होगी तो मैं भी उसे बहुत मारता हूँ, और नहीं यकीन तो मेरी कंपनी चले जाओ, वहां पर जितनी भी लेडीज एम्प्लॉय काम करती है उनसे पूछ लेना कि मैं लड़कियों को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचता, और एक आधी लड़की तो मेरे हाथ से मरकर नरक में चक्कर काट रही है। अगर नहीं यकीन तो तुम्हें नरक में पहुंचा देता हूँ, जाकर उनसे मिल लेना और पता कर लेना कि किस तरीके से मारा था मैंने उन्हें। और उसके बाद रुद्रम ने अपने दांत बींच लिए और वो औरत डर गई। उसके बाद रुद्रम पलटा और उसने सबके सामने मोह के सर पर अपना हाथ रखा और कहा, सच बोलूं तो मुझे शादी जैसे रिश्ते पर विश्वास नहीं, इसीलिए आज तक किसी लड़की के साथ अफेयर भी नहीं किया और ना ही किसी को अपना गर्लफ्रेंड बनाया है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी लड़की की जिंदगी ऐसी बर्बाद हो कि करने की हालत आ जाए। आज मैं रुद्रम सिंघानिया जितने भी भगवान इस दुनिया में है और जितने भी भगवान को ये दुनिया मानती है उन सबको साक्षी मानकर और मैं खुद के भगवान महाकाल महादेव भगवान शिव को मानकर यह प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं मोह वर्मा से बहुत जल्द शादी करूंगा और उसे पूरे रीति और रिवाज से अपनी पत्नी बनाऊंगा, और यह मेरा वचन है और रुद्रम सिंघानिया अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटता। गाइस नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 300 है, जैसे ही 300 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।